वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पूरक पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का शीर्षक है साना साना हाथ जोड़ी। साना साना हाथ जोड़ी इस पाठ का यह सेशन नंबर 6 है, छठा। इसके पहले भागों में हमने देखा था कि लेखिका मधु कंकरिया साना साना हाथ जोड़ी इस पाठ में यात्रा वर्णन कर रही है और इस यात्रा वृत्तांत में हमने वहाँ के लोगों का सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी हासिल की। आगे लेखिका हमें इस यात्रा वृत्तांत में बहुत सारी जानकारी देने वाली है, उसको हम पाठ के अगले परिच्छेदों के द्वारा पढ़ते हैं। आगे लेखिका कहती है कि सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। अब देखिए, लेखिका कहते कि एक एक करके हम अगला पड़ाव आगे बढ़ा रहे थे। जब वह आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने क्या देखा कि आसमान पर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था और उसी समय उनकी जो जीप थी वह चाय के बागानों से गुजरने लगी। उन्होंने कौन सा दृश्य देखा जो लेखिका को मन को आकर्षित कर रहा था कि नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने, अर्थात सिक्किमी वस्त्रों का परिधान करना, उसे कहा जाता है बोकू, चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। आप देखो, यहाँ पर वहाँ की युवती का वर्णन किया हुआ है कि किस प्रकार से वह यौवन अवस्था में आई हुई थी और उनका जो श्रम दिखाई दे रहा था। आप देखो, धूप में गोरे गोरे चेहरे पर लाल रंग आ जाता है ना, तो श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्रमुग्धसी में चीख पड़ी थी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था। आप देखिए, लेखिका एक उन्होंने इस यात्रा में जो प्राकृतिक सौंदर्य देखा था उसका वर्णन हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत किया। अब एक अलग रूप का वर्णन यहाँ पर वो करे कि सिक्किम में परिधान किए हुए जो औरतें थी और वह हरे हरे उस चाय के बागों में जो पत्तियां तोड़ रही थी, उनमें जो लाल रंग का वस्त्र पहना हुआ था वह स्त्री ऐसा लग रहा था जैसे कि लाल रंग में चटक लाल रंग में सूरज की स्वर्णिमा की। देखो, हम देखते हैं कि सूर्योदय जब होता है तो वह सिल्वर रंग का सोनेरी रंग का जो लाल लाल किरणें सारे संसार पर फैलती है, उसी प्रकार की सूरज की स्वर्णिमा और सात्विक आभा उस हरियाली में छाई हुई थी। और इस प्रकार से आभा जैसे कि इंद्रधनुष की अलग अलग 7 रंग की छटाएं वहां पर बिखर रही थी। और उस प्रकार का वह जो वर्णन लेखिका करती है कि मंत्रमुग्ध लेखिका उस सौंदर्य पर बहुत ही आकर्षित हो गई और लेखिका ने लगी कि वह सौंदर्य मेरे लिए देखना अब बहुत ही असह्य हो गया था। युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। अब देखिए, दिन भर का यात्रा में उन्होंने बहुत सारा पड़ाव हासिल कर लिया था, लेकिन अब युमथांग पहुंचने के लिए उनको कहीं पर, अब शाम का वक्त हो गया था, रात के लिए उनको कहीं पर रुकना जरूरत था। इसलिए वह रात भर कहाँ पर रुके थे? लायुंग में उन्होंने पड़ाव लेना था, अर्थात रात में ठहरने का निश्चय किया था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग। अब देखिए, इतने गगनचुंबी पहाड़ अर्थात बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में एक नन्ही सी शांत सी बस्ती थी और वह बहुत ही छोटी थी। इसलिए यहाँ पर लेखिका कहती कि गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती जिसका नाम था लायुंग। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहाँ निश्चिंत सो रही थी, अर्थात यहाँ पर मतलब ज्यादा चहल पहल लोगों की नहीं थी। उसी लायुंग में हम ठहरे थे, तीस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में। अब ये जो बस्ती थी लायुंग बस्ती, वह तीस्ता नदी के किनारे पर बसी हुई थी। लेखिका कहती कि मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गए थे। अब देखिए, लेखिका दिन भर की यात्रा में थकी हुई थी, लेकिन फिर भी तीस्ता नदी के किनारे का जो प्राकृतिक सौंदर्य का उनको अनुभव लेना था, इसलिए वह
जल्दी जल्दी में मुंह हाथ धोकर उस पत्थरों तीस्ता नदी के किनारे पर जो पत्थर बिखरे हुए थे वहां पर जाकर बैठ जाती है। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कलकल बहती तीस्ता नदी में मिल रहा था। मध्यम मध्यम हवा बह रही थी। अब देखिए वहां पर शाम का वर्णन लेखिका कर रही है। बह रही थी, हवा बह रही थी, पेड़ पौधे झूम रहे थे, गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। शाम का वक्त था, जो लोग काम पर गए थे, जो औरत काम पर गए थे, अब वो अपने घर पर रिटर्न आ रहे थे। फिर परिंदे अर्थात पक्षी भी अपने घर पर घोंसले की तरफ बढ़ रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों सी, घुंघराओं की रुनझुनाहट सी आंखें अनायास भर आई। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा। वही सुख, शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे, पशु और आदमी सब अपने अपने लय, ताल और गति में है। अब देखिए यहाँ पर लेखिका कह रहे कि जो संसार का प्राकृतिक जो नियम है वह वहां पर उनको अनुभव हो रहा है कि देखो अब सूर्योदय होने लगा है, शाम होने लगा है, जो पक्षी है, पशु पक्षी है वो अपने घर रिटर्न हो रहे हैं, लोग भी अपने घर रिटर्न हो रहे हैं। पेड़ में भी जो हवा चल रही है वो शांति दे रही है, आह्लाददायक दे रही है। तो इस प्रकार हर प्रकृति का हर सदस्य अपने अपने लय, ताल और गति में जीवन व्यापन कर रहा था। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। अब देखिए लेखिका के एक समाज की वास्तविकता हमारे सामने रख रही है कि हमारी पीढ़ी ने क्या किया है। प्रकृति की इस लय को, ताल को और गति को बिगाड़ कर रखा है, उसके साथ खिलवाड़ किया है। किस प्रकार से समाज में किया है कि देखो आज हमने देखा है कि जो वन्य जीवन है कि वनों को हमने तोड़ दिया है और वहां पर तोड़कर हमने क्या किया है, कंक्रीट के बिल्डिंग्स बना दिए, कंक्रीट के रास्ते बना दिए हैं। और इससे क्या हो गया है, वन्य जीवन तो नष्ट हो गया है। वन में रहने वाले जो जानवर है, पशु पक्षी है, वह सारे नष्ट हो गए हैं, उनकी प्रजातियां भी नष्ट हो गए हैं। और इस प्रकार से प्रकृति के साथ मनुष्य ने खिलवाड़ करके खुद का ही नुकसान किया है। अब देखिए वन कम हो गए तो जो नेचुरल हवा है वह भी कम हो गई है, इससे वायु प्रदूषण ज्यादा हो गया है। फिर नदियों के साथ भी तो खिलवाड़ किया है ना मनुष्य ने। किस प्रकार से खिलवाड़ किया है कि नदियों का जो पानी है वो प्रदूषित कर दिया है। कारखानों को बांधकर कारखानों का जो दूषित पानी होता है वो नदियों में ही छोड़ दिया है, या अन्य अनेक प्रकार से मनुष्य ने नदियों का पानी को प्रदूषण युक्त कर दिया है। इसलिए देखो नदियों का जो नैसर्गिक रूप से जो स्वच्छ रहती है, निर्मल रहती है, अब वो क्या हो गई है, प्रदूषित हो गई है। इसके अलावा हम पे बहुत सारे प्रकृति के साथ मनुष्य ने खिलवाड़ किया हुआ है। तो इस प्रकार लेखिका कहती है कि मनुष्य के द्वारा जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो गया है वह अपराध अक्षम्य है, उसको कभी हम उस क्षमा करने योग्य नहीं है। अब प्रकृति का संतुलन, अगर नैसर्गिक संतुलन हमें कायम रखना है तो उसके लिए मनुष्य ने जिस प्रकार से उसको कम करवाया, उसको अब उस नैसर्गिक संतुलन को बनाए रखने के लिए मनुष्य और भी प्रयास कर सकता है कि प्रदूषण को कम से कम प्रदूषित करे, या फिर जो प्लास्टिक आज देखते हैं हम प्लास्टिक पर बंदी लाई गई है उसका अनुकरण करे, या फिर हरियाली पेड़ पौधे लगाए उसका संरक्षण करे। इस प्रकार के बहुत सारे तरीके हैं कि हमारे इस प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए मनुष्य आज भी प्रयास कर सकते हैं। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं दर्शन बन गया था। आगे लेखिका कहते कि अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धार तक पहुंची। बहते पानी को अपने अंजुली में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। स्मृति में कौंधा। हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं, पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल अर्थात विष, जहर, सारी तामसिकताएं बह जाए इसी बहती धारा में। अब देखिए लेखिका कहती है कि हमारी परंपरा है कि अगर हमें कोई अच्छा कार्य करना होता है, संकल्प करना है, तो हम हाथ में जल लेकर करते हैं। तो कभी लेखिका के मन में भी आ गया हमें कि क्या संकल्प करूं, तो लेखिका संकल्प करते है कि एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना के भीतर मेरे अंदर जितने भी तामसिकताएं, बुरे भावनाएं, वह सब इस निर्मल जल धारा में बह जाए। हिमालय ने काला
रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। ऐसा लग रहा था, अब देखो रात के अंधेरे में भी लेखक को ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हिमालय ने, हम रात में सोते समय जो कंबल ओढ़ते हैं ना, उसी प्रकार हिमालय ने भी काला कंबल ओढ़ लिया है। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संग साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक व रात महक उठी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। अब देखिए, आप लोग भी जब कभी पिकनिक में जाते हैं तो रात को ऐसे एंजॉय करते हैं, तो उसी प्रकार से लेखिका ने वर्णन किया है। आगे लेखिका कहती कि मेरी 50 वर्षीय सहेली मनी ने कुमारियों को भी मात करते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक उसे ही देखते रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आता था इतना आनंद। लायूं की सुबह बेहद शांत और सुरम्य, तीस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कलकल कर बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी, आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। अब देखिए, वहाँ के सामाजिक जीवन का वर्णन लेकर करे कि वहाँ के लोगों की जीविका का साधन क्या होता है कि आलू बेचना, फिर धान की खेती करना, फिर दारू का व्यापार करना। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि वहाँ मुझे बर्फ मिलेगी, पर अप्रैल की शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ का एक कतरा भी नहीं था। यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों में से आए लोगों के लिए बर्फ से ढके पहाड़ किसी जन्नत के कम नहीं होते होंगे। अब देखिए, जो पर्वतों पर हमेशा रहते हैं उनको वह बर्फ छादित जो स्थिति होती है वो देखने को मिलती है, लेकिन जो मैदानों में रहते हैं और लेखिका या हम जैसे लोग जब उसको देखने के लिए जाते हैं तो वह बर्फाच्छादित पहाड़ों को देखना का आनंद हम लेना चाहते हैं। अब लेखिका कहती है कि जब मैं वहां पर गई तो मुझे वह उम्मीद जैसी थी कि मैं बर्फाच्छादित प्रदेश देखूंगी, तो लेकिन वहां पर लेखिका को देखने नहीं मिला। अप्रैल की शुरुआती महीने थे, फिर भी वो बर्फ का एक कतरा भी वहां पर नहीं दिखने को मिल रहा था। अब वो वहां पर क्यों नहीं देखने को मिला, उसका वर्णन आगे लेखिका करे। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किम नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, पर यदि मैं कटाव चली जाऊं तो मुझे वहां शर्तियां बर्फ मिल जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर लेखिका ने क्या कहा है कि जब लेखिका उन पहाड़ों पर चली गई थी तो वो बर्फ देखना चाहती थी, लेकिन नहीं मिला देखने को। तो इसके पीछे क्या कारण था कि प्रदूषण, आज प्रदूषण के वजह से क्या हो गया है, अब जंगल की कटौती हो गई है। जंगल की कटौती होने के वजह से क्या हो गया है कि उष्णता का प्रमाण बढ़ गया है, और उष्णता का प्रमाण बढ़ने के वजह से जो बर्फ है वह बर्फ उन पहाड़ों पर बर्फ ज्यादा पिघलने लगते हैं, और पिघलने की वजह से वहां पर पहाड़ियों पर बर्फ दिखाई नहीं देते। इसीलिए तो लेखिका कहते हैं कि प्रदूषण से चलने स्नोफॉल लगातार कम हो गए, हिमाच्छादित प्रदेश कम होते जा रहे हैं। अब वहां पर लेखिका को कहा जाता है कि कटाव अगर वो चले जाएंगे तो उनको वह बर्फाच्छादित प्रदेश देखने को मिलेंगे। कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड। कटाव जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया है। अब देखिए, वह एक सर्वसामान्य प्रांत है जहां पर मतलब दिखाई तो स्विट्जरलैंड जैसा ही सुंदर है, उससे ज्यादा सुंदर है, लेकिन लोगों का ध्यान उस स्थान पर नहीं गया है, इसलिए उसके सुंदरता के बारे में किसी को पता नहीं है। टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण वह सुर्खियों में नहीं आया, पर अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। अब देखिए, यहाँ पर वहां पर प्राकृतिक स्वरूप क्यों बना है उसका कारण भी आगे लेखिका कह रही है कि कटाव जो लायूं से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफर था। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकता पूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुड़ुप कर लिया था। मीठी झटकियां देकर उसने गाय को भगा दिया था। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफर कटाव की ओर बढ़ रहा था। कटाव का रास्ता और खतरनाक था और उस पर धुंध और बारिश जितने लगभग अंदाज से गाड़ी। अब देखिए, यहाँ पर हम कटाव की सुंदरता क्यों टिकी होगी, इसके पीछे का कारण भी हम जान लेते हैं कि अब देखो, जब प्रेक्षणीय स्थल होते हैं वहां पर देखो लोग क्या करते हैं, लोगों का आना जाना बढ़ जाता है, तो उससे क्या हो जाता है, वहां पर नुकसान ही हो जाता है। इसलिए उसकी प्राकृतिक
सुंदरता भी कम हो जाती है। क्योंकि क्या करते लोग अपना व्यवहार कभी छोड़ते नहीं है, वो क्या करते हैं नुकसान ही करते रहते, जो सामान इर्द गिर्द कचरा विचरा डालते रहते हैं। उससे क्या हो जाता है पर्यटन स्थल में जो सुंदरता रहती है, नैसर्गिक सुंदरता होती है वो कम हो जाती है। तो इस प्रकार जो कटाव है वह प्रेक्षणिक स्थान के रूप में अभी प्रचलित नहीं है, इसलिए उसका प्राकृतिक सुंदरता बनी हुई है। आगे लेखिका कहते हैं कि उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफर कटाव की ओर बढ़ता जा रहा था। कटाव का रास्ता और खतरनाक था और उस पर धुंध और बारिश। जितेन लगभग अंदाजा से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां सब पर बादलों की परत छाई हुई थी। सब कुछ बादलमय थे। बादलों को चिरकर निकलती हमारी जीप खतरनाक रास्तों के एहसास में हमें मौन कर रहा था। अब देखिए लेखिका अब कटाव के रास्ते का वर्णन कर रही है। तो इन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो बच्चों, अब तक हमने देखा कि लेखिका हमें यात्रा वृत्तांत वर्णन करवा रही है और उसमें हमने वहाँ के लोगों का लोक जीवन के बारे में हमें लोगों के लोक जीवन का वर्णन लेखिका ने करवाया। अब कटाव के दौरान लेखिका को क्या क्या अनुभव आता है उसका वर्णन हम पढ़ेंगे इसके अगले भाग में।